अलग अलग पढ़ा लो तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। सो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ट्राइंगल्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं, ऐसा कुछ फिगर होता है, आपने पहले से देखा हुआ है। और 9th के ट्राइंगल्स में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते थे? उसके सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं और उसके सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते थे सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। याद आया ये चीज? फिर कुछ शॉर्टकट रूल्स थे कॉन्ग्रुएंसी के, जिनका नाम था SAS, ASA, AAS, SSS और RHS, ठीक है। SAS का मतलब दो साइड और बीच का एंगल अगर इक्वल है किसी भी दो ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। क्लियर ये? और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल कुछ इस तरह से होता था, मतलब ये समझ लो डुप्लीकेट। अगर कोई एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, एग्जैक्टली एक जैसे दिख रहे, शेप, साइज, हर तरीके से, तो वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब इस बार एक नया कंसेप्ट स्टार्ट है ट्राइंगल में, जिसमें है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा दिखना है लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? जैसे ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे दिख भी रहे हैं, साइज भी एक बराबर है। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन इसकी साइज इससे क्या है, छोटी है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ऐसे कंसेप्ट को सिमिलैरिटी बोलते हैं, और ये जो सिंबल दिख रहा है ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। क्लियर ये? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ सिमिलर फिगर्स के साथ। तो सबसे पहले जो आपको ये फिगर दिख रहे हैं, ये क्या है, सर्कल्स। तो सारे सर्कल एक जैसे ही दिखते हैं, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो ट्रू फॉल्स में ऐड। सेकेंड, ये कौन से फिगर्स है, ये वाला स्क्वायर्स। तो सारे स्क्वायर्स भी एक जैसे दिखते हैं, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ये कौन से ट्राइंगल्स है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल एक जैसे दिखते हैं, तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और ये दोनों भी आपको सिमिलर फिगर्स दिख रहे हैं। तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट समझ गए ना? इसमें जो की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, 3 की पॉइंट्स। पहला तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, दूसरा ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तीसरा ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर ये? अब आते हैं, देखो यहां पर एक और एग्जांपल दिया सिमिलर फिगर का। आप लोगों ने फोटो स्टूडियो में कई बार देखा होगा ना, एक ही पिक्चर की अलग अलग साइज में उन्होंने फ्रेम करके लगाए होते हैं। तो बस यही कुछ सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स हैं। ओके, एक और यहां पर एक्टिविटी है, इस चीज को भी समझते हैं, और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको नोट डाउन करना है। देखो, अगर मान लो यहां पर एक लाइट लगी हुई है और यहां पर एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये क्वाड्रिलेटरल की शीट है, मान लो उसके कॉर्नर्स ABCD है। क्लियर? अगर हम इसको इस तरह से उठाएंगे तो इस लाइट के कारण उसका एक शैडो क्रिएट होगा। क्लियर हुआ ये चीज? और जो शैडो बनेगा वो एग्जैक्टली इसी शेप का होगा, बस उसका साइज अलग हो सकता है। जैसे आप लोग भी अंधेरा होता होगा, कई बार देखते हो लाइट में टॉर्च मार के हमारे हाथ के जो शैडो बनते हैं वो कई बार बड़े बनते हैं, कई बार छोटे बनते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है कोई भी फिगर के सिमिलर होने की, तो वो ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार हेडिंग, कोई एक बच्चा पढ़ेगा। हाँ रोहन पढ़ना। अरे सामने लिखा उसी को पढ़, बुक में मत दे। हाँ, किसका दूर का सही है? हाँ वह अभिनव पढ़। Two polygons of the same number of sides are similar. If one, their corresponding angles are equal, and second, their corresponding sides are in same ratio. तो कोई भी दो पॉलीगॉन के सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए या सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर यहां पर दो हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? A डैश। तो एंगल A डैश के इक्वल होने चाहिए, एंगल B डैश के, एंगल C डैश के, एंड सो ऑन। क्लियर? और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब AB और A डैश B डैश, BC और B डैश C डैश, ये वाले रेशियोज आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट, बताओ कौन बताएगा? हाँ अक्षत बता।
हाँ बोलो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनका जो एंगल टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ, हाँ बोलना वैदिक, हाँ दोनों बोलना। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए या सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। क्लियर? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर आपको दो फिगर्स दिख रहे हैं, ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं या नहीं, ये चेक करना है। तो पहले क्या चेक करोगे? एंगल सेम है कि नहीं। तो एंगल देख लो, 85, 70, 100, 105 सेम आ रहा है। अब क्या करोगे? साइड्स का रेशियो लोगे, तो 2.1 डिवाइडेड बाय 4.2 कितना आएगा? 2.1 डिवाइडेड बाय 4.2 कितना आ जाएगा? 1/2। ऐसे ही होगा ना, 21 का डबल होता है 42। यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 48, वो भी कितना आ जाएगा? 1/2। ये 2.5 और 5 रेशियो कितना आएगा? 1/2। 1.5 और 3 रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2। मतलब सभी का डबल साइड है, यहाँ पर सेम प्रोपोर्शन में है। और ये जो सेम रेशियो, ये जो रेशियो मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं पता है? स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर। जैसे अगर इस क्वाड्रिलेटरल के लिए देखा जाए और इस क्वाड्रिलेटरल के लिए देखा जाए, तो स्केलिंग फैक्टर क्या है इसका? 2। मतलब इसकी साइज को डबल कर दिया गया है, ऐसा है कुछ। क्लियर ये चीज सभी को? ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये दोनों फिगर्स को देखो, ये दोनों सिमिलर हैं क्या? है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? साइड्स का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, एंगल्स तो इक्वल है। अगर इन दोनों का रेशियो देखेंगे 3/3 कितना आ जाएगा? 1। और इन दोनों का रेशियो 1 नहीं आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3.5 जो कि 1 के इक्वल नहीं है। समझ में आया ये चीज? तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट, ये दोनों सिमिलर हैं क्या? रेशियो चेक करो। 2.1 डिवाइडेड बाय 4.2, 1/2, 1/2, 1/2। रेशियो सेम आ रहा है, तो सिमिलर होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? एंगल इक्वल नहीं है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एंगल भी इक्वल होना चाहिए और रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। क्लियर ये? ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है एक बार देखो। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर, all dash triangles are similar, equilateral. Two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. समझ गए ये? ओके, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Give two different examples of pair of similar figure. तो सिमिलर फिगर के एग्जांपल देने, दो सर्कल बना दो, दो ट्राइंगल बना दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो, दो स्क्वायर्स बना दो। क्लियर ये चीज? ये सारे सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर के लिए एक स्क्वायर बना दो, एक रेक्टेंगल बना दो, नॉन सिमिलर। क्लियर ये? ओके, हाँ ये दोनों सिमिलर है क्या? नहीं, वो देख के ही पता चल रहा है ना, एक जैसे नहीं दिख रहे, मतलब सिमिलर नहीं है। और रीजन अगर बोला जाए तो एंगल इक्वल नहीं है। क्लियर? ओके, सो दैट्स इट। ये सिमिलैरिटी का बेसिक कंसेप्ट था, सिमिलैरिटी ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एंड ऑल अदर फिगर्स। अब हम स्पेसिफिकली ट्राइंगल की सिमिलैरिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब पूरा का पूरा ट्राइंगल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के लिए भी वही कंडीशन है, सारे एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio. ठीक है, ये वाली लाइन लिख लेना नोटबुक में, यहां से थोड़ा लिख लिया। Two triangles are similar if, अच्छा इसके पहले का अगर टॉपिक लिखना है ना, तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उससे लिख लेना। ठीक है, two triangles are similar if their corresponding angles are equal. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal
and their corresponding sides are in same ratio, and their corresponding sides are in same ratio. पास करो, हटा दो उसको फिर मैं। ओके हाँ हाँ, ये पुराना ही पीडीएफ है। ओके अब इसके बाद ना हम इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले, जिसका आने का चांस 99% है एग्जाम में। यस, और उसका नाम है बीपीटी, मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, और ये जो थ्योरम है ये लगभग, मतलब मैंने देखा है लगभग आखिरी 10 सालों में 9 बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए 99.99 बोल दिया मैंने, 10 साल का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो बीपीटी का प्रूफ भी करना है, स्टेटमेंट भी देखना है। उसके पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। पहला तो कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है, अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस अगर मैं इसको ले रहा हूं तो इसकी हाइट किसको ली जाएगी? ये वाला अपोजिट वाला वर्टेक्स जो है उससे परपेंडिकुलर बनाएंगे, वो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा? उसका हाइट। समझ गए ना ये चीज? लेकिन अगर मान लो ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है और मैं बेस ले रहा हूं इसको, तो उसकी हाइट क्या होगी और कैसे निकलेगी? तो बेस को आगे ऐसे एक्सटेंड कर देंगे और यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये उस ट्राइंगल की क्या हो जाएगी? हाइट। क्या ये समझ में है? मतलब हाइट निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, जो अपोजिट वाला वर्टेक्स है बेस के, वहां से परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, जो वहां पर जहां पर आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। क्लियर? एक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए। दूसरा एक और कंसेप्ट जो प्री रिक्विजिट है वो भी बता दो, वो ये है कि अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहां पर सपोज। ठीक है, और ये दो ट्राइंगल्स कुछ ऐसे बन रहे हैं कि इन दोनों का बेस जो है, बेस यहां पर कॉमन है, और ये वाला जो लाइन है ये दोनों क्या है? दोनों पैरेलल है। मतलब इन दोनों ट्राइंगल के बारे में अगर बोलूं तो ये ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो ये ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। क्लियर ये चीज? तो कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया हमेशा क्या हो जाएंगे? इक्वल। और ये थ्योरम जो है क्लास 9th में हुआ करता था, लेकिन वो डिलीट हो गया था। हाँ ठीक है, तो ये सिचुएशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो नोट करके इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेना। नोट करके लिख लेना, इफ two triangles having same base, and between same parallels, if two triangles having same base and between same parallels, then their areas are equal. Then their areas are equal. देख लिया सबने? If two triangles having same base and between same parallel, then their areas are equal. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको कई बार थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है,
ओके और ये थ्योरम ना अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मतलब कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ देगा, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कई बार थेल्स थ्योरम लिखेगा और कई बार इसकी स्टेटमेंट लिख देगा और फिर बोलेगा प्रूफ करो। तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। और आप लोगों ने जैसे 9th में भी थ्योरम्स किया था, तो आपको याद होगा एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हम थ्योरम्स में। सबसे पहले हम थ्योरम की क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट। तो पहले स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट से, तो लिखना स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट लिखना, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn, if a line is drawn parallel to, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, to intersect other two sides in two distinct points, in two distinct points, intersect the other two sides, intersects the other two sides in two distinct points, comma, then the other two sides are divided in same ratio, then the other two sides are divided in same ratio, then the other two sides are divided in same ratio। लिख लिया सबने? ओके अब इस स्टेटमेंट को याद कर लो, मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। हाँ क्या बोल रहा है? हो गया? चलो ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, एक बार एक्सप्लेन करता हूं, फिर शायद ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो स्टेटमेंट की सबसे पहली लाइन क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, पार्ट पार्ट में समझेंगे। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है, इसकी एक साइड लेते हैं मान लो BC, और एक लाइन बनाते हैं जो कि इसके पैरेलल है, और वो वाली लाइन जो इसके पैरेलल है मान लेते हैं वो वाली लाइन ये है। क्लियर हुआ ये चीज? और ये जो लाइन है ये इन दोनों को D और E पे कट कर रही। तो पहला लाइन समझ में आ गया ना? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। फिर आगे क्या लिखा है? टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, लेकिन अदर टू साइड को, मतलब बाकी दोनों साइड्स को दो अलग पॉइंट पे कट कर रही है। कहां पर कट कर रही है? D और E में कट कर रही है। समझ में आया दूसरी लाइन भी? अब आगे क्या लिखा है? देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो ये जो अदर टू साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो ये साइड किस में डिवाइड हो गया? AD और DB में, और ये किस में डिवाइड हो गया? AE और EC में। इनका रेशियो इक्वल होगा, ऐसा ये थ्योरम बोल रहा है। समझ में आई ये चीज? तो कभी भी किसी भी थ्योरम में इफ और देन वाली कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो ऐसा होगा, ये थ्योरम की यूजुअल स्टेटमेंट होती है। तो यहां पर इफ वाली कंडीशन क्या है? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, अगर इफ वाली कंडीशन ये है, तो क्या होगा? AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, जैसे घर वाले भी जो थ्योरम बोलते हैं ना, हमेशा क्या बोलते हैं? इफ यू विल नॉट स्टडी यू विल बी फेल्ड। ऐसे ही होता है ना, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो इफ एंड देन ये कंडीशन हर जगह पे फॉलो होगी। अब ये होने के बाद अगला पार्ट क्या होगा? पहले ये फिगर बना लो जल्दी से, फिगर नहीं बनाया ना?
स्टेटमेंट समझ में आ गई ना? स्टेटमेंट जैसे समझा तो स्टेटमेंट पैरेलल तो ये ट्रायंगल साइड में जैसे इंटरसेक्ट करेगी टू अदर साइड। अरे एकदम शॉर्ट, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाना है। अगर ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन बनाएंगे तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगी। हाँ, नई वाली बुक में 80 नंबर पे वो यही है मेरे ख्याल से, यही तो है, हाईलाइटेड है। हो गया यहां तक सभी का? फिगर भी बना दिया? हाँ, तो जो मैं बोल रहा था ना इफ और देन वाली कंडीशन, तो अब यहां पर लिखेंगे हम इफ वाली कंडीशन। इफ, तो इफ हमारा आ जाएगा गिवन में, तो यहां सबसे पहले लिखना गिवन। तो गिवन में क्या है? गिवन में है DE पैरेलल टू BC, ये आ गया गिवन। फिर टू प्रूव, तो इस थ्योरम का हम प्रूव करने वाले हैं। देखो थ्योरम, एक्सियोम, पोस्टुलेट, ये सब ज्योमेट्री पे बेस्ड कंसेप्ट होते हैं, जिसमें ना एक्सियोम और पोस्टुलेट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो यूनिवर्सल ट्रुथ माने जाते हैं। लेकिन जो थ्योरम होता है उसके लिए प्रूफ की जरूरत होती है, जैसे थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो उसका प्रूफ हम यहां पर करेंगे। तो क्या प्रूफ करना है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि ये दोनों सेम रेशियो में होंगे, मतलब कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये रेशियो इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज सभी को? हाँ हाँ, अब थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कई बार कई कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो यहां पर अब आएगा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना हम क्या करेंगे, ये E वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD पे। मैंने क्या बोला बताओ एक बार? E वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे? AD पे। ये हो गया। AD मत बोलो, इसको AB बोल दो, पूरा लाइन बोल दो। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे? E, अच्छा इस पॉइंट को भी मार्क कर देते ना, क्या मार्क करें इसको? N। जो बुक की मार्किंग है मैं वही फॉलो करता हूं, EN परपेंडिकुलर टू AB। ये हो गया पहला कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये AD बोलो या AB बोलो, दोनों का मतलब तो सेम है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? अब इसके बाद एक और काम करेंगे, और वो क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। एक सेकेंड, हम E से B को ज्वाइन कर देंगे, E से B को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ज्वाइन EB। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। ओके, अभी कंस्ट्रक्शन में एक और लाइन आने वाली, उसको बाद में करूंगा, उसको उसके लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, जब जरूरत होगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो एक लाइन यहां पर छोड़ देना। ओके, और इसके बाद सीधा हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ। यहां तक हो गया सभी का? हाँ, अब सिर्फ ना इन दो ट्राइंगल पे फोकस करो, ध्यान से देखना। पहला तो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये ठीक है, और दूसरा उसके ऊपर वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल पे फोकस करना है आप लोगों को। दिख गया ना दोनों ट्राइंगल? ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम बता दो एक बार। ADE, और नीचे वाले का BDE। ADE और BDE, ये दोनों ट्राइंगल को हमको लेना है। ठीक है, और ये जो ADE वाला ट्राइंगल है, हम उसका एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। और बेस लेंगे हम AD को, तो हाइट क्या होगा उसका? EN, क्योंकि परपेंडिकुलर बन रहा है। समझ में आई ये चीज? तो सबसे पहले लिखना इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, एरिया of triangle ADE is equals to half बेस इंटू हाइट होता है, तो मैं सीधा बेस की जगह पे लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? बेस क्या है इसका? AD। तो हाफ यहां पर आ जाएगा AD इंटू हाइट की जगह पे क्या आएगा? EN। और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1।
हो गया सबका यहां तक? सिमिलरली इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? सिमिलरली इन ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब इधर पे ध्यान से सुनो मेरी बात, एक मिनट। हो गया यहां तक लिखने है सबने? अब सब इधर पे ध्यान देना ना, जो अभी मैं बता रहा हूं। मैंने यहां पर ADE का जब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया बेस इनटू हाइट का, तब मैंने बेस किसको लिया? AD को। और क्यों लिया पता है? क्योंकि जो प्रूफ करना है, देखो वहां पर क्या आ रहा है? AD वाला टर्म आ रहा है। समझ में आई ये चीज? वैसे ही जब मैं BDE वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो हाफ बेस इनटू हाइट में बेस किसको लूंगा? BD को या DB को। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि जो प्रूफ करना है, देखो उसमें DB वाली टर्म आ रही है। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस की जगह पे हम क्या ले लेंगे? DB। तो इसका हाइट क्या होगा देख के बताओ। अब हाइट के लिए देखो, मैंने थोड़ी देर पहले वाला कंसेप्ट बताया था ना, ऐसा वाला कंसेप्ट। अगर ट्राइंगल ऐसा बनता है तो हाइट कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है। तो ये वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बना है वो कौन सा परपेंडिकुलर है? EN। तो इसलिए इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी? EN। ज्यादातर बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम आती है, ये इसकी भी हाइट EN क्यों हुई? तो उसका मतलब समझ में आ गया ना क्यों हुआ? दोनों का अपोजिट वर्टेक्स सेम है, तो दोनों का जो परपेंडिकुलर बनेगा वो दोनों के लिए सेम होगा। क्लियर ये चीज? तो ये आ गया, और इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको कंसीडर कर लेना इक्वेशन नंबर 2। हो गया यहां तक? हाँ। अब इसके बाद क्या होगी? कौन किसको पूछ रहे थे? कौन है वो बच्चा? ठीक है, हाँ ओके ठीक है। हाँ यहां पर ध्यान देना। अब हो गया ना? अब इसके बाद देखो ये दोनों चीजें मिल गई। अब जो हमको लाना है वो क्या है? AD अपॉन DB। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो, AD अपॉन DB क्या करने से आएगा? दोनों इक्वेशन में दोनों को डिवाइड करने से आएगा ना। डिवाइड करोगे तो इधर हाफ हाफ कट जाएगा, EN कट जाएगा, क्या बच जाएगा? AD अपॉन DB। समझ में आई ये चीज? एलिमिनेशन एक्चुअली क्या है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लगता है। हाँ, एलिमिनेशन मतलब एक कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है, एलिमिनेशन एक तरीका है। हम कर तो यहां भी एलिमिनेशन ही रह रहे हैं ना, EN को एलिमिनेट कर रहे हैं, इनफैक्ट डिवाइड करके, वहां सब्सट्रैक्ट करके किया जाता है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड नहीं, 2 डिवाइडेड बाय 1 नहीं होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो यहां पर कर देना इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? नहीं, अबे लेफ्ट तो ये ना, क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। कई बार अंदर का इंसान बाहर निकल जाता। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा? हाफ AD इंटू EN डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? हाफ BD इंटू EN। समझ में आ गया यहां तक सभी को? ओके। अब ये सब जो हमने किया सिर्फ इसलिए ताकि ये कर सके, और ये करने में ही सबसे ज्यादा मजा आएगा। जल्दी मजा आया कि नहीं आया? ओके, सो ये आ गया AD अपॉन BD, और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहां तक सबको क्लियर? अब ये जो पूरा काम हमने लेफ्ट पार्ट के लिए किया था, वो सेम चीज रिपीट करेंगे राइट साइड के लिए भी। अब राइट साइड में देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स यहां पर लेंगे। सबसे पहले सेम ऊपर वाला ट्राइंगल वही लेंगे
नीचे वाला ट्रायंगल यहां पर चेंज कर देंगे, नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, ये वाला, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सेम कंस्ट्रक्शन। पहले तो डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कौन सा हो जाएगा, डीएम, ठीक है। तो यहां पर लिख लो डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, किसको ज्वाइन कर रहे हैं, डीसी को, तो ज्वाइन डीसी। हो गया यहां तक सभी का, ओके। अब इसके बाद लिखना इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो राइट, ये लेफ्ट साइड क्रिएट हो चुका है, इधर पे देखना एडीओ अपॉन डीबी, ये वाली टर्म आ चुकी है। अब राइट साइड लाना है, तो राइट साइड में क्या दिख रहा है, एई। तो एई कहां पर आ रहा है, फिगर में देखो, समझ, सामने ध्यान दे, एई कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है एई। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एडीई, सेम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एडीई, और फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। लेकिन अब जब हम हाफ बेस इंटू हाइट लेंगे तो बेस अलग होगा। अब कौन सा बेस होगा, एई वाला बेस होगा। क्लियर हुआ ये चीज, तो यहां पर आ जाएगा हाफ एई इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी इसकी, डीएम, जो अभी हमने परपेंडिकुलर बनाया, अब वो उसकी हाइट कंसीडर हुई। क्लियर, तो ये हो जाएगा हाफ एई इंटू डीएम। क्लियर सबको यहां तक, ओके। और इसको अब हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। फिर उसके बाद नीचे वाले ट्राइंगल को लेंगे, तो नीचे वाला ट्राइंगल जो भी हमने बनाया नया, उसका नाम क्या है, डीईसी, इन ट्राइंगल डीईसी। और अब इसका एरिया निकालेंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस अब इसका कौन सा लेंगे, ईसी, ये वाला लेंगे बेस, ठीक है। तो हाइट कौन सी हो जाएगी, डीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ईसी इंटू डीएम, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड, सो लिखो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू हाफ एई इंटू डीएम डिवाइडेड बाय हाफ ईसी इंटू डीएम। हो गया यहां तक, अब ले लो मजे फिर, ठीक है। तो क्या बच गया यहां पर, कोई ना कोई बच्चा अंदर से घबरा जरूर रहा होगा। अभी घर जाऊंगा तो घर में मुझे लेंगे, पता नहीं किसकी मम्मी है। फोन कर दिया, मेरी मम्मी ओके, हो गया यहां तक सभी का। और इसको आप कंसीडर करना इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। हाँ, यहां तक सभी का हो चुका है क्या कंप्लीट, एक बार देख के बताओ। हाँ, अब इसके बाद ना फिर से एक बार बैक टू द क्वेश्चन, एक बार चेक करो हमको क्या प्रूव करना है। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, मतलब आपको इक्वेशन 3 का और इक्वेशन 6 का राइट साइड को सेम बनाना है। समझ में आया ये चीज, तो उसके लिए दोनों के लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल है क्या, चेक करते हैं। न्यूमरेटर में एडीई है, यहां भी न्यूमरेटर में क्या है, एडीई, डिनोमिनेटर में बीडीई है, और यहां पर डीईसी। डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, दिख रहा है ये चीज। तो दोनों का डिनोमिनेटर जो अलग है, क्या वो सेम हो सकता है, तो उसके लिए फिगर में देखेंगे। तो डीईसी वाला ट्राइंगल को फिगर में देखो, कहां है डीईसी, डीईसी ये पर्पल वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा है, बीडीई, वो ये वाला ट्राइंगल। अब ये जो दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, हाँ करेक्ट करेक्ट, तो ये दोनों ट्राइंगल का बेस
सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये दोनों इक्वल। और इसका रीजन साइड में लिख देना, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस and between same parallels। क्लियर सबको यहां तक? ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। हाँ शांत रहो, सुन लो, इधर यहां तक हो गया। तो अब ये जो DEC है इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, BDE से। तो अब ये जो रेशियो आया था ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC की जगह पे क्या आ जाएगा, BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। ठीक है, और इसको अब इक्वेशन 7 मार्क कर देना। अरे इक्वेशन नंबर बस बढ़ा दिया और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इक्वेशन इसलिए मैं मार्क करता हूं ताकि लिखने का तरीका इजी हो जाए, कम से कम वर्ड्स यूज हो और सिंबल्स ज्यादा हो। यहां तक हो गया? अब इक्वेशन 3 और 7 को मैच करो। अब तुम लोगों को लेफ्ट साइड एग्जैक्टली सेम दिख रहा है ना, तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा, सेम। क्यों? वेरी गुड। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9th में चैप्टर हुआ करता था ना, उसमें एक्सियोम हुआ करता था, अगर दो चीजें सेम चीज के इक्वल है तो आपस में क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, खैर वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ऐसा लिखना है, बाय इक्वेशन 3 and 7 AD upon DB is equal to AE upon EC। That's it, hence proved। हाँ 3, ये देख यहां पर 3 में AD अपॉन DB, 7 में AE अपॉन EC, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। दोनों का LHS देख, इसका LHS क्या, AD BD, और ये भी क्या, AD BD, तो दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, इक्वल। समझ में आया? ओके, तो यहां तक हो गया सभी का। अब देखो इस थ्योरम के कुछ कोरोलरीज हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनना। कोरोलरीज मतलब इससे और भी कुछ चीजें डिड्यूस की जा सकती है, प्रूफ की जा सकती है, या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। वो क्या क्या है, अभी जो कंक्लूजन निकला है पहले उसको यहां पर समझ लेते हैं। एक बार फिर से एक फ्रेश फिगर बना रहा हूं, वहां पर देखना। अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल ABC में अगर हम यहां पर ये एक पैरेलल बनाते हैं, ये पॉइंट मान लो D हो गया और ये पॉइंट E हो गया, तो कौन से रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो ये दोनों अगर इक्वल हैं, ये दोनों अगर इक्वल हैं, दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो भी इक्वल होगा ना। तो दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, AD अपॉन DB प्लस 1, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, EC प्लस 1। क्लियर? तो डिनोमिनेटर हो जाएगा DB, न्यूमरेटर AD प्लस DB। अरे भाई एलसीएम ले रहा हूं ना, ये आ गया DB, तो DB इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में? और राइट साइड में क्या आ जाएगा, LCM EC, न्यूमरेटर क्या होगा, AE प्लस EC। क्लियर? अब न्यूमरेटर में देखो AD प्लस DB और उसको फिगर में मैच करो, AD कहां पर है, AD, DB कहां पर है, DB, और अगर दोनों अगर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, AB। तो ये हो गया AB अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो गया, DB, और राइट साइड में AE प्लस EC, क्या बनेगा दोनों का सम, AC, तो AC अपॉन क्या आ जाएगा, EC। तो मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है कि ये पैरेलल है, तो कौन से रेशियोज इक्वल होंगे, AB मतलब ये पूरा अपॉन DB मतलब ये वाला पार्ट,
AC ये पूरा डिवाइडेड बाय EC, मतलब ये वाला रेशियो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। ये थेल्स थ्योरम के आगे के मतलब सप्लीमेंट्री कोरोलरी से, ये समझ लो, ठीक है। सिमिलरली और कौन से रेशियोज इक्वल होंगे, और भी बहुत सारे इक्वल होंगे, बता रहा हूं मैं। AB अपॉन AD और AC अपॉन AE, ये वाला भी रेशियोज आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ना एक बार जल्दी से अभी जो हमने थ्योरम किया उसको एक बार रिवाइज कर लो, और मैं अभी तुरंत एक टेस्ट लूंगा इसी थ्योरम का, ठीक है। 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, जिसका हो गया उसको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, जिसका नहीं हुआ उसको 5 बार इसको प्रूव करके लाना होमवर्क रहेगा। हाँ 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ। 5 मिनट टाइम है, मैं अवेलेबल हूँ। कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया पूछ लो, समझ लो। हाँ स्टेटमेंट से लेके पूरा स्टार्ट टू एंड हर एक चीज। हाँ डेफिनेशन नहीं, स्टेटमेंट से लेके। हाँ हाँ यही क्वेश्चन तो है जो आता है, बोल रहा हूँ, इसीलिए तो इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उसको मैं। ये 5 नंबर का आता है, नहीं 4 नंबर का केस बेस्ड आता है। 4 नंबर का 3 केस बेस्ड, 12 नंबर केस स्टडी बेस्ड का होगा, और 5 नंबर का मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है ना। टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो टाइम वेस्ट मत करो, बनाओ जल्दी से। मतलब कौन बना सकता है अभी बिना इसको देखे, बना लेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, फिर भी बाकी लोगों को देखना। अरे तू अभी पहली बार ठीक से पढ़ ले। हाँ पूरा स्टेटमेंट भी और ये भी। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है दोबारा। लेकिन बनने चाहिए क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ से बताना है, बता। देख इधर, पहले क्या किया, ये ट्रायंगल लिया ADE है ना, यहाँ पर लिखा है इन ट्रायंगल ADE। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देख, एक सेकेंड ना, तो सामने दिख रहा है वहां पर ट्रायंगल ADE, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल ADE दिख रहा है सामने, ठीक है। वो ट्रायंगल ADE में ये हमने बनाया परपेंडिकुलर EN, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो उसका जो बेस है ना ये हो गया AD, और इसका हाइट क्या हो जाएगा EN, ठीक है। तो वही लिखा मैंने फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। फिर मैंने दूसरा ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा फिर हाफ बेस इनटू हाइट, तो अब इसका बेस क्या हो गया BD, और हाइट क्या हो गया इसका EN, समझ में। तो ये बने इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से क्या होगा, हाफ हाफ हटेगा, EN हटेगा, तो AD अपॉन क्या बच जाएगा, DB, समझ में। तो वही इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, कुछ ऐसी एक्सप्रेशन बनी, क्लियर। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब जो काम हमने इन दोनों ट्रायंगल के लिए किया था ना, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में भी करेंगे। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो अब इसका बेस हो जाएगा AE और हाइट क्या हो जाएगा DM, तो ये हो गया हाफ AE इंटू DM। दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ये वाले ट्रायंगल में, तो इसका एरिया निकालने के लिए हाफ EC इंटू DM, ये बन गया इक्वेशन 5। दोनों को डिवाइड करेगा
तो हाफ हाफ कट जाएगा, डीएम डीएम कट जाएगा, क्या बच जाएगा, AE अपॉन EC। माइनस भी कर सकते नहीं, माइनस करने से नहीं कटेगा ना, वो डिवाइड करने से ही कटेगा। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या आ गई, इक्वल। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है ना, AE अपॉन EC, AD अपॉन BD, ठीक है। तो उसके लिए डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर में जो ट्राइंगल है, ये वाले दोनों ट्राइंगल आपस में सेम होंगे, क्योंकि रीजन क्या है, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो इस वाले एरिया को हम BDE से रिप्लेस कर सकते हैं। अब 7 का और 3rd का LHS एग्जैक्टली सेम है, तो RHS भी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। तो इस वजह से ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएगी। क्लियर? हो गया। लास्ट 1 मिनट। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन बगैर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए भी बगैर है, एक आध और तरीके हैं, लेकिन ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है। जैसे कि एक तरीका है, आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का रूल अप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ना, इस थ्योरम को यूज करके सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आया है। अगर आप सिमिलैरिटी के कंसेप्ट को यूज करके इसको प्रूव करोगे तो वो गलत हो जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ऐसा ही समझ गया। तो इसलिए कई जगह पे वो ऐसा प्रूफ दिया हुआ है जिसमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करके बहुत आसानी से इसको प्रूव कर दिया है, लेकिन वो गलत तरीका माना जाता है। और इसीलिए तो एनसीईआरटी में ये मेथड शो किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है लगभग 80 में से 40 नंबर का तो एनसीईआरटी आ ही जाता है। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, देखो 40 आ जाता है, 65-70 नंबर का। नहीं 65-70%। हाँ, लगभग वही होगा ना, 40 से 50 नंबर के बीच। 40 मतलब 50%। बेसिक का पूछ रहा है, बेसिक का ज्यादा आता है। बेसिक का 50 से 55 नंबर तक का बेसिक का मिनिमम आ जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेसिक के क्वेश्चन पेपर में इतने आते हैं। लेकिन देखो क्या है ना, अब तो केस स्टडी के कारण सिंपली वो 12 नंबर कट गया जो एनसीईआरटी से आएगा नहीं। समझ गए ना? एमसीक्यू भी तुम लोगों को देगा 20 नंबर का, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं रहेगा, घुमा फिरा के रहेगा। हो गया, स्टार्ट करें? ओके, चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टेटमेंट और उसका प्रूफ अभी करके दिखाना है 5 मिनट के अंदर। थ्योरम की स्टेटमेंट और उसका प्रूफ जो मैंने यहां पर A to Z किया था। हाँ, तो करो उसको फिर यार।